हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट वाला। हाँ, मोहम्मद आकिब 3 साल लाजवाब। आई नो दैट। चलिए, बड़ी खुशी हो रही है। सब्जेक्ट अपने अंत पर है और मुझे लगता है कि हर लेक्चर में आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मैंने ज़रूर दी होगी या देने की कोशिश तो अपनी की ही होगी। है ना? तो हैशिंग स्टार्ट करते हैं। 2 लेक्चर मैं हैशिंग पर लूँगा। छोटा टॉपिक है। हाँ आदर्श, मैंने पहले दिन ये बात बोली थी कि अगर आपने प्रोग्रामिंग डेटा स्ट्रक्चर मुझसे नहीं पढ़ा है तो हर लेक्चर में आपको कुछ ना कुछ ज़रूर, चाहे एक पॉइंट ही मिले, ज़रूर आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा और उम्मीद करता हूँ ऐसा हुआ हो। क्योंकि मेरी कोशिश पूरी रही, जो मैं आपको दे सकता हूँ लिमिटेड टाइम में वो दे सकूँ। ठीक है। हेलो एवरीवन, सारे लोग सुन पा रहे हैं मुझे? मैं बहुत लोगों के कमेंट नहीं देख पा रहा हूँ, मुझे बस 4-5 लोगों के। हाँ निखिल, आप मान के चलिए कि हैशिंग पर बेस्ड क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर साल आता ही आता है। छोटा टॉपिक है और अगर आप थोड़ा सा भी टाइम देंगे तो हैशिंग के क्वेश्चन आपसे बनने लग जाएंगे। मतलब मेरे हिसाब से कोई परेशानी जैसी चीज़ नहीं है, ऐसा मुझे लगता है ना? चलिए, तो हैशिंग स्टार्ट करते हैं। अगर आपने डीबीएमएस पढ़ रखा है बहुत अच्छी बात है, हैशिंग अच्छे से समझ में आएगा। नहीं पढ़ रखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या आप सब लोगों ने डीबीएमएस पढ़ा है जिसमें डेटा स्टोर होता है? नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं। मान लीजिए आपके पास 2 रेज़ टू द पावर 20 एलिमेंट्स हैं। आप लोग जानते हैं ना 2 रेज़ टू द पावर 20 कितना होता है? 2 रेज़ टू द पावर 10 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 10, जो कि लगभग 1024 इंटू 1024, विच इज नथिंग बट लगभग नियरली इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर 6, जो कि बहुत बड़ा नंबर है ना? मान लीजिए आपके पास इतनी कीज हैं जो आपने स्टोर की। डीबीएमएस समझ लीजिए, एरे समझ लीजिए, जो भी आप समझना चाहें वो समझ लीजिए। हमारे पास 2 रेज़ टू द पावर 20 एलिमेंट हैं। हमारे पास 2 रेज़ टू द पावर 20 एलिमेंट्स हैं। ठीक है बेटा? कितने एलिमेंट हैं? 2 रेज़ टू द पावर 20 एलिमेंट हैं। एक टेबल में हमने उन्हें स्टोर किया। अभी के लिए सिर्फ कॉन्सेप्ट पकड़ने की कोशिश कीजिएगा कि मैं क्या पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। ठीक है? ठीक है सर। तो अगर आप इसे एरे समझना चाहते हैं तो मैं इसे 0 से काउंटिंग स्टार्ट कर देता हूं। अभी के लिए मैं इंप्लीमेंटेशन वाली बातें नहीं कर रहा हूं, इसीलिए आप इसे ऐसा समझ सकते हैं। ठीक। सर, अगर डेटा सॉर्टेड नहीं है, अगर डेटा सॉर्टेड नहीं है और आप इसमें सर्चिंग करना चाहते हैं, अगर डेटा सॉर्टेड नहीं है, आपके पास एक टेबल है, एक एरे है, आप उसमें सर्च करना चाहते हैं, देन हाउ मच टाइम इट विल टेक? हाउ मच टाइम इट विल टेक? सर, हमें हर एलिमेंट पर जाना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा वेदर इट इज द सेम एलिमेंट वी आर सर्चिंग फॉर और नॉट। In worst case, you have to search all the elements. That is why the number of comparison in this case, the number of comparisons is exactly n, or can I say to search an element order of n time is required. सही है ना?
अब देखो, जब भी डेटा सॉर्ट होता है तो हमें कुछ ना कुछ एडवांटेज जरूर मिलता है। जब भी डेटा सॉर्ट होता है तो हमें कुछ ना कुछ एडवांटेज जरूर मिलता है। अब मान लीजिए डेटा सॉर्टेड है। अगर डेटा सॉर्टेड है तो हमने बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर पढ़े हैं, चाहे वो एरे है तब भी बाइनरी सर्च लगा के लॉग टाइम में आप सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज हमने हमने एक डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा था, ट्री डेटा स्ट्रक्चर। देखो, एरेज है अगर सॉर्टेड तब भी लॉग टाइम लगेगा। देन देयर इज अ कॉन्सेप्ट फॉर बाइनरी सर्च ट्री। लेकिन मैं एरे की बात क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि मैं डीबीएमएस से रिलेट कर रहा हूं चीजों को, क्योंकि डीबीएमएस आपका चल रहा है करेंटली। अब देखो, बाइनरी सर्च ट्री में अगर n एलिमेंट हैं, बाइनरी सर्च ट्री में अगर n एलिमेंट हैं तो दो तरीके के बाइनरी सर्च ट्री पॉसिबल थे। एक तो ऐसा, एक तो ऐसा। अरे बोलो। हाँ सर। और एक ऐसा। जो कि लगभग फुल बाइनरी ट्री है। एम आई राइट? इन दिस केस, इन स्क्यूड के केस में भी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगती है? इन दिस केस ऑल्सो द नंबर ऑफ कंपैरिजन रिक्वायर्ड इज ऑर्डर ऑफ n। याद है ना आप लोगों को? वर्स्ट केस में ये कैसा कैसा बिहेव करने लग जाता है? अरे सर जल्दी से बताओ। चलो, मैं कह रहा हूं डेटा सॉर्टेड नहीं है, अनसॉर्टेड डेटा पर ही काम करते हैं, ठीक है? अनसॉर्टेड डेटा, इवन अनसॉर्टेड डेटा के केस में, अनसॉर्टेड डेटा के केस में, जल्दी से बोलो। डेटा अनसॉर्टेड है, अभी समझिएगा, डेटा अनसॉर्टेड है सर। दोनों ही केस में कंपैरिजन ऑर्डर ऑफ हाइट के बराबर लगती है, बट इन दिस केस हाइट ऑर्डर ऑफ n के बराबर होती है, और यहां पर हाइट जो होती है वो log n के बराबर होती है। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि बाइनरी सर्च ट्री अच्छा डेटा स्ट्रक्चर है। बाइनरी सर्च ट्री यहां पर ही तो फेल हुआ था कि भैया बैलेंस नहीं रख पाए। फिर हमने क्या पढ़ा? फिर हमने पढ़ा एवीएल ट्री। फिर हमने क्या पढ़ा? AVL tree, that means height balanced search tree. Height balanced search tree. Am I right? Am I right? अगर AVL tree में n एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ कंपैरिजन या नंबर कुछ भी समझ सकते हैं आप, नंबर ऑफ कंपैरिजन लगभग कितना लगता है सर? ऑर्डर ऑफ log n। और अगर आप ढंग से इसको देखना चाहते हैं तो अगर n बराबर 2 की पावर 20 है तो नंबर ऑफ कंपैरिजन लगभग कितने लगेंगे? लगभग ऑलमोस्ट log 2 रेज टू द पावर 20, लगभग 20 कंपैरिजन लगेंगे। तो दैट मीन्स हमने डेटा स्ट्रक्चर काफी पढ़ लिया। यहां पर लगभग कितने कंपैरिजन लग रहे थे? 2 रेज टू द पावर 20 कंपैरिजन लग रहे थे। एम आई राइट बेटा? अब यार 2 रेज टू दी पावर 20 तो बहुत बड़ा नंबर है, यानी कि 2 रेज टू दी पावर 20 से 20 कंपैरिजन पर तो हम आ गए। पर दिक्कत क्या है इंसान के साथ कि उसका पेट नहीं भरता। इंसान के साथ प्रॉब्लम है ये, और सही बात भी है, तभी तो हम कुछ प्रोग्रेस कर पा रहे हैं इतनी सारी। सर इंसान के साथ दिक्कत क्या है? जल्दी बताओ। कि सर उसका पेट नहीं भरता। 20,000 वाला मोबाइल है तो उसे लगता है 50,000 वाला हो मेरे पास, 50,000 वाला है तो उसे लगता है 1 लाख वाला हो। हाँ या ना? अब एवीएल ट्री में प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज द प्रॉब्लम विद एवीएल ट्री? कोई मुझे बताएगा एवीएल ट्री में प्रॉब्लम क्या है? सर एवीएल ट्री में, इन केस ऑफ एवीएल ट्री देखो होता क्या है। मान लीजिए आपके पास एक एवीएल ट्री है, ठीक है? जब ट्री की नोड आप कैसे बनाते हैं? मैलॉक से, है ना? दैट मीन्स प्लीज सोचिएगा समझिएगा, है ना? अगर डेटा साइज बहुत लार्ज है, अगर डेटा साइज बहुत लार्ज है, मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है?
ये जो नोड है ये मेमोरी में कहीं पर होगी, ये जो नोड है मान लीजिए मेमोरी में 2000 पर है, और ये जो नोड है मेमोरी में कहीं और है 5000 पर है। आया ना? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब आप इस नोड पर हैं, आपने डेटा चेक किया, इसका डेटा नहीं है। आया ना? तो आप चाहे लेफ्ट में जाएं चाहे राइट में जाएं, आपको ये वाली जो नोड है, ये वाली जो नोड है ऑटोमेटिकली कैश मेमोरी में तो प्रेजेंट नहीं होगी। अरे बोलो यार, हाँ या ना? ये अगर अगर एरे होता, जैसे हीप होता, तो ये एक के बाद एक स्टोर होती। हाँ या ना? इज दैट ओके? यानी कि एक कंपैरिजन के लिए, एक कंपैरिजन के लिए एक ब्लॉक मेमोरी का ट्रांसफर करना पड़ेगा। हाँ या ना? प्लीज टेल मी। ठीक है ना? यानी कि एक नोड के लिए भी हमें बहुत काम करना पड़ेगा, एक नोड के डेटा के कंपैरिजन के लिए भी हमें बहुत काम करना पड़ेगा। प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि एक नोड के अंदर इतू सा डेटा है। भैया सबको इस बात समझ में आ रही है या नहीं? सबको ये बात समझ में आ रही है? चलिए मैं और अलग तरीके से आपको पढ़ाता हूं। मान लीजिए मेरे पास 10 जीबी का डेटा है, मान लीजिए मेरे पास ये सारा ट्री का डेटा मिला के 10 जीबी का है, और आपकी जो रैम है, चलिए मान लेते हैं 1 GB है ना, या इससे कम है, आपका रैम साइज लेस है, तो सारा का सारा डेटा, सारा का सारा डेटा तो आ नहीं सकता ना मेमोरी में। हाँ या ना? दैट मीन्स हर बार हार्ड डिस्क से ट्रांसफर होगा। अरे बोलो यार, तो और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अरे इतना तो सारे लोग जानते हैं ना, जितनी दूर मेमोरी है उतना ही एक्सेस टाइम उसका ज्यादा होगा। सीओ ना भी पढ़ा, ओएस ना भी पढ़ा, बेसिक कॉन्सेप्ट तो जानते हैं ना कंप्यूटर साइंस के। अरे बोलो यार, अरे बोलो, डिस्क एक्सेस टाइम क्या होगा, ज्यादा होने लग जाएगा या नहीं? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। चलिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं जिसमें मेरे पास 20 नोड्स हैं। मान लीजिए मेरे पास 20 नोड्स हैं, तो ऐसा ट्री होगा ना, और ये हर नोड मेमोरी में अलग लोकेशन पर होगी। 8 7 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, चलिए मान लेते हैं लगभग मेरे पास 31 नोड हैं। तो यहां पर हर नोड अलग जगह पर एक्सेस होगी ना? सारे लोग सेटिस्फाइड है ना? अच्छा, अब हमने कहा कि डिस्क एक्सेस टाइम को रिड्यूस करने के लिए, या कम से कम डिस्क एक्सेस हो, अगर मैं चाहता हूं कम से कम डिस्क एक्सेस हो, तो हमने एक कॉन्सेप्ट पकड़ा कि यार एक नोड में, एक नोड में, क्योंकि हर बार क्या हो रहा है, एक्सेस टाइम है ना, तो एक नोड में ज्यादा डेटा भरो ना, एक नोड में ज्यादा डेटा भरो। अच्छा सर, ऐसा कैसे कह सकते हो सर आप? हमने कहा कुछ ऐसा कि 10 30 40 60, यानी कि एक नोड में 4 कीज हैं, एक नोड में 4 कीज हैं। समझिएगा, जब हम बीएसटी पर काम करते थे, एक नोड में एक की होती थी तो उसके 2 चाइल्ड होते थे। यहां पर 4 कीज हैं, तो इस नोड के लिए कितने चाइल्ड होंगे? 3 4 5 चाइल्ड होंगे। और यहां पर भी एक नोड में कितनी कीज आ सकती हैं? 4। इसमें भी कितनी कीज आ सकती हैं? 4। इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4। आराम से देखिएगा, 4 4 4 4 20 और 4 24। आया ना? उम्मीद करता हूं समझ पा रहे होंगे, उम्मीद कर रहा हूं समझ पा रहे होंगे। कितने लोग समझ पा रहे हैं भैया? कितने लोग समझ पा रहे हैं भैया? अब ये ज्यादा बेहतर है कि ये ज्यादा बेहतर है, ये बताओ सर। अब अच्छी बात क्या है, यहां पर कौन सी कीज होंगी जो 10 से बड़ी, अरे बोलो ना, 10 से 30 के बीच में,
नॉट इंक्लूडिंग 30, नॉट इंक्लूडिंग, ठीक है। यहां पर कौन सी होंगी, सॉरी सॉरी सॉरी, यहां पर कौन सी कीज होंगी, लेस देन 10। इज दैट ओके? क्योंकि सर्च ट्री है, यहां पर क्या होंगी 10 से लेके 30 के बीच में, यहां पर कौन सी होंगी 30 से लेके 40 के बीच में, यहां पर कौन सी होंगी 40 से लेके 60। आपको पता है ना 41, 59 वो सब बातें अभी बाद में करेंगे, है ना। और यहां पर क्या होंगी ग्रेटर देन 60। फटाफट बोलो, फटाफट बोलो। सच्ची सच्ची बताना कितने लोगों की समझ में आया। हालांकि ये डीबीएमएस का कॉन्सेप्ट है, आदरणीय विजय सर आपको ज्यादा अच्छे से समझाएंगे। भाई ये बी ट्री ही है, आविक जी ये बी ट्री ही है, जिसको हम कहते हैं एमवे सर्च ट्री। आगे कॉन्सेप्ट क्या आया एवीएल ट्री के बाद, एवीएल ट्री के बाद कॉन्सेप्ट क्या आया, ठीक है। अरे मोहम्मद आकिब, एक बात मुझे बताओ, यहां पर ज्यादा से ज्यादा डिस्क, मान लो सारा डेटा डिस्क में पड़ा है, मेमोरी में पड़ा है, रैम में नहीं है, मेमोरी में पड़ा है, या चलो वैसे भी समझते हैं, मान लीजिए यहां पर ये वाली नोड आपको एक्सेस करनी है, तो आप एक कंपैरिजन करेंगे, देन दो, देन तीन, देन चार, देन पांच। पांच कंपैरिजन में पता चलेगा ना बेटा, यहां पर पांच कंपैरिजन में पता चलेगा। और कंपैरिजन का मतलब भी नोड आपको लानी पड़ेगी, नोड पहले से मेमोरी में नहीं होगी। जो लोग नहीं समझ पा रहे, बुद्धि को थोड़ा सा ओपन करो। कौन सी कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हो तुम लोग यार, कौन सी कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हो जो सिंपल सा कॉन्सेप्ट नहीं पता है। और अगर थर्ड ईयर फाइनल ईयर वाले ये कह रहे हैं ना, तो चमाट पड़नी चाहिए तुम्हारे, कसम से। तुम्हें पता ही नहीं है कि बी ट्री और बी प्लस ट्री का फिर क्यों आया पिक्चर में। भाई एक ट्री है, एक तो ऐसा ट्री है, तो ये क्योंकि अकेली अकेली नोड है, तो नीचे तक, बहुत नीचे तक जाएगा ना ये। अगर हर नोड में एक ही की है तो ये बहुत दूर तक जाएगा ना। सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझो, अगर हर नोड में एक की है तो ट्री की हाइट ज्यादा होगी ना। देखो बेवकूफों की तरह ही समझा रहा हूं, अब मैं पंकज सर नहीं हूं, बेवकूफ पंकज सर हूं, है ना, क्योंकि मैं बेवकूफ की तरह समझा रहा हूं। लॉजिकली कॉन्सेप्ट तो आप समझ नहीं पाए, तो इस चीज को समझो कि अगर एक नोड में एक की होगी तो ट्री की हाइट ज्यादा होगी ना। और नंबर ऑफ कंपैरिजन किस पर डिपेंड करते हैं, हाइट पर, हाँ या ना। लेकिन जब हमने एक नोड में ज्यादा ज्यादा डेटा भरना शुरू कर दिया, अब क्या होगा, हाइट नहीं बढ़ेगी सर, विड्थ बढ़ गई। आराम से देखिए अब इस चीज को, आराम से देखिए अब इस चीज को, यहां हाइट ज्यादा है या विड्थ ज्यादा है, हाँ या ना, हाँ या ना। जब आप इस नोड पर काम कर रहे होंगे तो ये नोड तो ऑलरेडी मेमोरी में होगी ना भाई। जब आप इस नोड पर काम कर रहे होंगे तो इस नोड में तो ये सारा डेटा आसपास है ना। अरे कैच हिट और कैच मिस कुछ भी नहीं जानते क्या, तो यहां ज्यादा से ज्यादा दो बार एक्सेस टाइम लगेगा आपका। दैट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड बी ट्री एंड बी प्लस ट्री। हालांकि डीबीएमएस में ये मेन टॉपिक है, इंडेक्सिंग जब आप पढ़ेंगे तो डीबीएमएस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बी ट्री बी प्लस ट्री, और शानदार तरीके से आदरणीय विजय सर आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहां पर कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी, लॉग टू एन। दरअसल में ये टू क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, ये टू क्यों था, क्योंकि हर नोड के दो चाइल्ड थे, हर नोड के दो चाइल्ड थे। अब जब आप बी ट्री और बी प्लस ट्री को करते हैं तो इन्हें हम कहते हैं, एक कॉन्सेप्ट आता है ऑर्डर ऑफ अ नोड, ठीक है, विच इज नथिंग बट नंबर ऑफ चाइल्ड। आराम से देख लीजिए, पहले कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए, कोशिश कर रहा हूं पहले अच्छे से भूमिका बांधूं, ठीक है।
ठीक है, जितने नंबर ऑफ चाइल्ड हो सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो मान लीजिए अगर आपके पास एक बी ट्री है 8 ऑर्डर का, ठीक, आराम से समझिएगा, वापस आ रहा हूं। अगर आपके पास एक बी ट्री है जिसका ऑर्डर है 8, तो एक्चुअली बी ट्री की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, या बी प्लस ट्री की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ये दैट मीन्स अब हमारे जो नंबर ऑफ कंपैरिजन है वो कितने लगेंगे, log a 2 की पावर 20। अब हो सकता है आप में से कुछ लोग इसको भी सॉल्व ना कर पाए, तो अगर नहीं कर पाए तो मुझसे मत कहिएगा। ठीक है, अगर आप नहीं कर सकते हैं तो मुझसे मत कहिएगा। लगभग 7 कंपैरिजन लगेंगे। दैट मीन्स 20 से तो बेटर है ना, 20 से तो बेटर है ना, 20 से तो बेटर है या नहीं। द पॉइंट ओवर हेयर इज कि हम 2 raised to the power 20 से 7 कंपैरिजन पर आ गए, लेकिन इंसान का पेट अब भी नहीं भरा। वट वी वॉन्ट, हम चाहते क्या हैं, है ना, चाहते क्या हो भाई, चाहते क्या हो, हम चाहते हैं ऑर्डर ऑफ वन टाइम में सर्च करना। दैट इज द गोल ऑफ हैशिंग। ठीक है, दैट इज द गोल ऑफ हैशिंग। चाहते हम ये हैं कि ऑर्डर ऑफ वन टाइम में एलिमेंट सर्च हो जाए। अब अब कोई मेरे से पूछेगा कि सर ऐसा पॉसिबल है, हमेशा तो नहीं है। दैट इज वाई ये गोल ऐसा नहीं है कि ऑर्डर ऑफ वन टाइम में हमेशा हैशिंग में आप एलिमेंट को सर्च कर सकते हैं। दिस इज नॉट द केस ऑलवेज। ठीक है, तो याद रखिएगा पहली बात। सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बेटा, जल्दी से बताइएगा सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताया है अभी मैंने, बहुत ज्यादा चीज नहीं बताई है। ठीक, सबको क्लियर है, थोड़ा सा तो कॉन्सेप्ट बना ही होगा, ये तो कंफर्म है। अच्छा एक बात बताओ, क्या आप y इज इक्वल टू एफ एक्स टाइप के फंक्शंस जानते हो। हाँ सर, इनपुट क्या है यहाँ पर x, इनपुट क्या होता है x, और आउटपुट क्या होता है y। एम आई राइट, एम आई राइट और नॉट। सारे लोग जानते हैं ना, सारे लोग जानते हैं इस चीज को या नहीं। क्या आप में से कोई ऐसा है जो इस चीज को नहीं जानता हो। अब समझिएगा, मान लीजिए मैं कहता हूं मेरे पास एक टेबल है जिसमें 10 एंट्री है। अब टेबल को आप एरे समझ सकते हैं या कोई भी डेटा स्ट्रक्चर समझ सकते हैं। अभी के लिए मैंने कहा मेरे पास एक टेबल है। सर एक तो आप कहते बहुत हो, ठीक है यार, क्या करें, मास्टर आदमी है, कहने का ही काम है हमारा। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है सर, अगर आप इसे एरे समझना चाहते हैं, अगर आप इसे एरे समझना चाहते हैं तो मैं इंडेक्सिंग कर देता हूं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, एंड लेट इज सपोज मेरे पास कुछ कीज हैं, मेरे पास कुछ कीज हैं। ठीक है, प्लीज समझिएगा, मेरे पास कुछ कीज का बंडल है। मान लीजिए मेरे पास कीज हैं 14 15 13 23, सॉरी 22 51 68 97। मेरे पास कुछ कीज हैं, ठीक है, और मुझे इन कीज को इस टेबल में स्टोर करना है, मुझे इन कीज को इस टेबल में स्टोर करना है। कॉन्सेप्ट इज क्लियर, कॉन्सेप्ट इज क्लियर, हाँ या ना। तो एक चीज तो कंफर्म है सर, सर सर हर की को कोई ना कोई लोकेशन मिलेगी।
मान लीजिए 14 को ये हो सकती है ये लोकेशन मिले, इसको ये लोकेशन मिले, इसको ये लोकेशन मिले। हाँ या ना, हाँ या ना? हर की को कोई ना कोई लोकेशन मिलेगी, कंफर्म है ना? हर की को कोई ना कोई लोकेशन मिलेगी, ठीक है? दैट मीन्स एक बार फिर से समझते हैं, हमारे पास यहां क्या है? कीज का सेट है। हमारे पास यहां क्या है? कीज का सेट है। यहां पर हमारे पास कीज हैं और यहां पर हमारे पास कुछ लोकेशंस हैं। लोकेशंस का मतलब इंडेक्स, मेमोरी, कुछ भी है, और हमें इनके बीच में एक फंक्शन एस्टेब्लिश करना है। एम आई राइट? जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स होता है। किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं? वापस जा रहा हूं पीछे, एक बार देख लीजिएगा। सिर्फ समझने का कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है सर? चलिए, तब हटा दे रहा हूं क्योंकि उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। तो सर m की वैल्यू 10 है, ठीक है सर? ठीक, लेट अस सपोज आपके पास कुछ कीज हैं। कीज भी मैं लिख लेता हूं यहां पर। लेट अस सपोज 13, 22, 15, 78, 86 एंड 91, 106, 107। लेट अस सपोज ये मेरे पास कीज हैं और m की वैल्यू 10 है। अर्पण, दिस इज द लास्ट टॉपिक, डोंट वरी, कल आप मेरी तरफ से फ्री हो जाएंगे, ठीक है? परेशान मत होइए। अर्पण, आपने आज पहली बार तो मैसेज किया है और उसमें भी सिलेबस की चिंता कर रहे हो यार। चलो कोई बात नहीं। अब मुझे चाहिए क्या? अगर मैं लेता हूं 13 वाली की, तो मुझे 13 को 0 से लेके 9 के बीच में कोई ना कोई लोकेशन प्रोवाइड करानी है। यानी कि 13 की मैपिंग 0 से लेके 9 के बीच में करनी है। या सिंपल टर्म में आपसे बोलूं कि मुझे एक ऐसा फंक्शन चाहिए जिसको मैं अपनी की दूं। आई वॉन्ट अ फंक्शन जिसको मैं इनपुट क्या दूं? की, और वो मुझे आउटपुट क्या दे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इज दिस ओके टू एवरीवन? इज दिस ओके टू एवरीवन? मुझे एक ऐसा फंक्शन चाहिए जिसको मैं की इनपुट करूं और मुझे क्या मिले? 0 से लेके 9 के बीच में कोई भी लोकेशन, ठीक है? एक्चुअली इसको हम कहते हैं हैश फंक्शन, ठीक है? अच्छा, सबसे बेसिक ऐसा कौन सा फंक्शन है, ऐसा कौन सा बेसिक फंक्शन है जो कि m इज इक्वल टू 10 के लिए 0 से लेके 9 तक की वैल्यूज हमें प्रोवाइड करे? बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं सर। अगर मैं कहता हूं टेक अ हैश फंक्शन लाइक दिस, क्या मैं गलत हूं? क्या मैं गलत हूं? हाँ सर। और यू कैन से इन जनरल सबसे अच्छा और सबसे आसान वाला हैश फंक्शन क्या है सर? अगर टेबल का साइज m है तो हैश फंक्शन लीजिए k mod m। इज दैट ओके? इज दैट ओके टू एवरीवन? बहुत बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूं भैया, कोई फालतू की झंझट ही नहीं कर रहा हूं मैं आपके लिए, ठीक है? ठीक है सर। तो आपने कहा सर यू टेक अ फंक्शन लाइक दिस h ऑफ k इज इक्वल टू k mod m, ठीक है? तो अगर मैं पूछूं h ऑफ 13 की वैल्यू क्या होगी, तो आप मेरे से कहेंगे भैया 13 mod 10, यानी कि सर लास्ट का डिजिट आते जाएगा। यानी कि हम ये कह रहे हैं 13 कौन सी लोकेशन पर जाएगा? 13 जाएगा थर्ड लोकेशन पर और जाके स्टोर हो गया। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? नो प्रॉब्लम सर। सिमिलरली सर h ऑफ 22 का क्या आएगा? लास्ट का डिजिट आएगा 22 mod 10, यानी कि 2 वाली लोकेशन पर जाएगा। बिल्कुल सही है, 22 यहां पर आके स्टोर हो गया। अगला क्या आएगा? h ऑफ 15 की वैल्यू क्या आएगी सर? सर 15 mod 10 यानी कि 5,
तो ये 5 वाली लोकेशन पर जाएगा और जाके बैठ जाएगा। ठीक है सर। अब h ऑफ 78 क्या करेगा सर, 78 मॉड 10, तो बेसिकली 8 आ जाएगा, ये 8 वाली लोकेशन पर जाएगा और स्टोर हो जाएगा। बिल्कुल सही है सर। सिमिलरली h ऑफ 86 क्या करेगा सर, 86 मॉड 10 इज 6, तो 86 यहां पर चला जाएगा। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है सर। अब h ऑफ 91 क्या करेगा सर, 91 मॉड 10, तो ये 1 आएगा और कहां पर जाके स्टोर हो जाएगा, 91 यहां पर जाके स्टोर हो जाएगा। सिमिलरली h ऑफ 107 का क्या आएगा, आपको पता है 107 मॉड 10, यानी कि 7th वाली लोकेशन पर जाएगा और स्टोर हो जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम हुई क्या, क्या कोई भी प्रॉब्लम हुई? थैंक यू अर्पण। क्या कोई भी प्रॉब्लम हुई? बट इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं हो सकती, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं हो सकती। जस्ट इमेजिन सेकेंड केस वेयर sir, let us suppose the keys are 12, 14, 16, 22, 38, 47। तो जब आप 12 को स्टोर कराओगे, h ऑफ 12 की वैल्यू आएगी 2। सही है सर, 12 यहां पर जाके स्टोर हो गया। जब आप h ऑफ 14 को जाके स्टोर कराएंगे तो क्या आएगा, 4 यहां पर, दैट मीन्स 14 यहां पर आके स्टोर हो गया। जब आप h ऑफ 16 निकालेंगे तो वो 6 आएगा, तो 16 यहां पर आके स्टोर हो गया। जब आप h ऑफ 22 निकालेंगे तो क्या आएगा, 22 मॉड 10 विच इज 2। अब 2 पर पहले से एक एलिमेंट प्रेजेंट है, हाँ या ना, हाँ या ना, दैट मीन्स झगड़ा होगा ना। 2 कहेगा, 22 कहेगा भाई मेरे को यहां बैठना है, 12 कहेगा मैं तो पहले से बैठा हुआ हूं। दो एलिमेंट को सेम मेमोरी लोकेशन प्रोवाइड हो गई। इज दैट ओके? that means this is called as collision, this is called as collision। is that okay? that means मैं क्या कह रहा हूं, अगर h of k1 और h of k2 का आउटपुट सेम लोकेशन है, then this is called as collision। any problem to anyone? any problem to anyone? ठीक है। अब एक अच्छा हैश फंक्शन कैसा होना चाहिए? गुड हैश फंक्शन, गुड, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा हो सकता है, गुड हैश फंक्शन कैसा होना चाहिए सर? सबसे पहली बात तो इजी टू कंप्यूट। ऐसा ना हो कि आपने हैश फंक्शन इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट ले लिया कि उसको वैल्यू निकालने के लिए ही 1 घंटा लग रहा है ना। इट शुड नॉट बी लाइक दैट ना। निखिल थापा 1 to 1 कभी हो नहीं सकता, इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल। ठीक है। सेकेंड वन, कीज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करे। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट समझते हैं कि नहीं? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट समझते हैं? कितने लोग समझते हैं सर? अगर एक टेबल है तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है ऐसा ना हो कि सारी कीज एक पार्ट में ही या एक जगह ही इकट्ठी होती चली जाएं, क्योंकि अगर सारी कीज एक जगह ही इकट्ठी होती हुई चली जाएंगी तो कोलिजन के चांसेस बढ़ जाएंगे। इज दैट ओके? इज दैट ओके?
तो ऐसा हमेशा तो पॉसिबल नहीं है। अगर परफेक्ट हैश फंक्शन आप मेरे से पूछोगे परफेक्ट, तो परफेक्ट हैश फंक्शन क्या होना चाहिए? 1 to 1। परफेक्ट हैश फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए? 1 to 1, जिसे आप मैपिंग कहते हैं। ठीक है, ऑन टू नहीं होगा भाई, जरूरी थोड़ा है कि जितनी टेबल है उतनी ही कीज हो, कीज तो कम होंगी, है ना, इन जनरल। ज्यादा कब होंगी वो भी डिस्कस करेंगे। देखो 1 to 1 हमेशा पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने लिखा गुड हैश फंक्शन, मैंने परफेक्ट हैश फंक्शन नहीं लिखा, क्योंकि परफेक्ट हैश फंक्शन का मतलब क्या है? टॉपिक ही खत्म। ठीक है, हाँ है ना। क्या आप मैथमेटिक्स में मुझे कोई भी ऐसा परफेक्ट हैश फंक्शन बता सकते हो जो 1 to 1 मैपिंग करेगा? इज इट पॉसिबल? चलो मैथ तो आप सारी पढ़ के आए हो, क्या आप मुझे मैथमेटिक्स में कोई भी ऐसा फंक्शन बता सकते हो जो 1 to 1 मैपिंग करे कीज की? नहीं सर। ठीक है, तो हमने कहा कोलिजन होगा। अब देखो जब झगड़ा होगा तो उसको निपटारा भी करना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी ना है कि कोलिजन हो गया सब कुछ छोड़ दिया, कोड ऐसी तैसी फेल हो गया, नहीं। कोलिजन जब होगा तो हमारे पास आई कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक। कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमें कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक्स बेसिकली पढ़नी है। प्लीज समझिएगा कौन कौन सी हैं। पहली वाली को हम कहते हैं लीनियर प्रोबिंग, देन हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी प्रोबिंग, सॉरी क्वाड्रेटिक प्रोबिंग, देन डबल हैशिंग, देन वी हैव सेपरेट चेनिंग। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, दीज आर नॉट हैशिंग टेक्निक्स, दीज आर नॉट हैशिंग टेक्निक, ये हैशिंग टेक्निक नहीं है। ये कोलिजन, मान लीजिए आप एक हैश फंक्शन यूज करके हैशिंग कर रहे थे, कोलिजन आ गया, तो उस कोलिजन को सॉल्व करने के तरीके हैं ये 4। ठीक है, हैश फंक्शन हो तो बहुत कुछ सकते हैं। हैश फंक्शन, देयर कैन बी मेनी टाइप ऑफ हैश फंक्शन, बट गेट के सिलेबस में जो आपको हैश फंक्शंस पढ़ने हैं वो मॉड रिलेटेड पढ़ने हैं। अब मॉड रिलेटेड हैश फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं सर? एक तो हो सकता है के मॉड एम, इसका आउटपुट कहां से लेके कहां तक आएगा? 0 से लेके m-1, सही है। अर्पण, अर्पण दिस इज नॉट अ कोडिंग क्लास, है ना। होता क्या है कि आप चीज़ों को ग्रांटेड ले लेते हैं और आप चीज़ों से ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लगते हैं, है ना। कई बार ऐसा होता है, मेरी क्लास में बच्चों को बहुत ज़्यादा समझ में आने लगता है तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं कोडिंग भी अच्छी करने लग जाऊंगा। देखो कोडिंग कोई ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है, उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, है ना। मैं अपनी प्रॉब्लम ऐसे बताऊं, जब आप गेट के लिए पढ़ाते हैं तो कोई कोड नहीं करवाता, मैं तो फिर भी बहुत करा देता हूं, तारीफ नहीं कर रहा हूं, सच बोल रहा हूं, आप कहीं पर भी चेक कर लीजिएगा, कोई आपको कोडिंग नहीं सिखाता। कमिंग टू मी, मैंने जैसे आपको लिंक लिस्ट में बहुत सारे कोड करवाए, है ना, मैं ट्रीज में भी आपको करवा सकता हूं, मैं हर टॉपिक में करवा सकता हूं, बट द प्रॉब्लम इज मेरे पास भी एक लिमिटेड टाइम है। ऐसा नहीं है ना कि मेरे पास इनफाइनाइट टाइम है। और कमिंग टू गेट वाला, हमारे पास बहुत सारे बैचेस हैं, मैं ऑलरेडी ओवरलोडेड हूं, और कोडिंग गेट के सिलेबस में है भी नहीं। ये अच्छी बात है कि आप लोग मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत कुछ हो जाए, है ना, पर उसके लिए आपको खुद से भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, खुद से भी स्ट्रगल मारना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, एच के इज इक्वल टू के मॉड एम। ठीक है सर, और हैश फंक्शन क्या हो सकता है? और हैश फंक्शन होने को तो बहुत सारे हो सकते हैं, लाइक के मॉड एम +1। तो अगर यहां पर 0 से शुरुआत हो रही थी तो इसका आउटपुट क्या आएगा? 1 से लेके m। ठीक है, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, ये कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक है, हैशिंग टेक्निक नहीं है।
हैशिंग का मतलब है हैश फंक्शन यूज करके कीज को कोई ना कोई लोकेशन इंडेक्स मेमोरी प्रोवाइड कराना, हर की मैपिंग करनी है, हर की को एक आउटपुट क्या मिलता है। हैश फंक्शन होता क्या है, हैश फंक्शन की को इनपुट लेगा और आपको आउटपुट क्या देगा, आपको आउटपुट देगा इंडेक्स। अर्पण जी जरूर मिलिएगा, जिंदा रहेंगे तो जरूर मिलेंगे। हालांकि ये अलग बात है कि गेट के बाद कोई किसी से नहीं मिलने वाला है ना, क्योंकि आप लोग भी अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे, पढ़ाई लिखाई, कौन पंकज सर काहे का पंकज सर, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है ना। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपका गेट अच्छी रैंक से क्लियर हो गया, दैट मीन्स दैट्स ऑल। मेरे लिए उससे बड़ी खुशी कोई नहीं है। ठीक है भैया, यहां तक सबको क्लियर हुआ क्या, यहां तक सबको क्लियर हुआ क्या। ठीक है, तो फटाफट से देखते हैं पहली टेक्निक जिसका नाम है लीनियर प्रोबिंग। लीनियर प्रोबिंग, ठीक है। अब लीनियर प्रोबिंग क्या कह रही है, लेट अस सपोज वी हैव अ हैश टेबल ऑफ साइज m। हमारे पास एक हैश टेबल है m साइज की, कितने साइज की, m साइज की हैश टेबल है। ठीक है, somehow ठीक है, हमारे पास एक टेबल है m साइज की। ठीक है सर, लेट वी आर यूजिंग अ हैश फंक्शन hk इज इक्वल टू k mod m। हम ये वाला हैश फंक्शन यूज करके कुछ कीज की हैशिंग कर रहे हैं, और एक पर्टिकुलर की के लिए, एक पर्टिकुलर की के लिए लोकेशन आई L1, एक पर्टिकुलर की के लिए लोकेशन आई L, और L पर पहले से ही एलिमेंट है। दैट मीन्स वी आर सेइंग कोलिजन अकर। क्यों, क्योंकि L पर पहले से ही एलिमेंट है। आराम से समझिएगा, हम हैशिंग कर रहे थे, एक की ऐसी आई जिसके लिए कोलिजन हो गया। तो अब लीनियर प्रोबिंग क्या है, कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक। तो अब कोलिजन रिजॉल्व कैसे होगा, उसका नाम है लीनियर प्रोबिंग। तो लीनियर प्रोबिंग एक फंक्शन यूज करती है और उस फंक्शन का नाम है h ऑफ k आई इज इक्वल टू एच के प्लस आई मॉड m, वेयर ये क्या है, की जिसके लिए कोलिजन हुआ है, और ये क्या है, कोलिजन नंबर फॉर दिस पर्टिकुलर की। ठीक है, ठीक है, अब आराम से समझिएगा, किस की के लिए, K1 के लिए कोलिजन हुआ। क्योंकि ये पहला कोलिजन है, क्योंकि ये पहला कोलिजन है, तो हम, क्या मैं सही हूं कि मैं कुछ ऐसा करूंगा, क्या मैं सही हूं कि मैं कुछ ऐसा करूंगा, क्या मैं सही हूं कि मैं कुछ ऐसा करूंगा, अरे बोलो यार। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो थोड़ी देर के लिए मॉड को हटा देता हूं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो मॉड से, तो मैं थोड़ी देर के लिए मॉड को हटा देता हूं। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मॉड को हटा देता हूं। ठीक, चलिए थोड़ी देर के लिए मॉड को हटा देते हैं। मान लेते हैं, मान लेते हैं h
के कॉमा आई इज इक्वल टू एच के प्लस आई है। ठीक है सर। सर यहां पर क्या हुआ, कोलिजन हो गया। चलिए सब बातें अलग रखते हैं, सब बातें अलग रखते हैं। मान लीजिए एच ऑफ के वन की वैल्यू आती है 4 या 6, एच ऑफ के वन की वैल्यू आती है 6। प्लीज आराम से देखिएगा, बहुत अच्छे से देखिएगा। मान लेते हैं ये 5 है, ये 6 है, 7 8 9, बस सिंपल चीज़ों को सिंपल रख रहा हूं, इसीलिए ऐसा कर रहा हूं ताकि आप समझ पाएं। मान लीजिए टेबल साइज 10 है, मान लीजिए टेबल साइज 10 है। ठीक है, अब आपने किया एक की आई K1, कोई भी की है उसके लिए 6 आई, यानी कि 6 पर तो कोलिजन है, हाँ या ना। तो K1 जो की है उसके लिए कोलिजन हुआ है, तो हम क्या करेंगे, एच ऑफ K1 कॉमा 1 निकालेंगे। अब देखिए पुराने एच ऑफ के की वैल्यू क्या आई थी भाई, यही तो रखोगे ना, इज दैट ओके। एच ऑफ K1 की वैल्यू थी 1 6, तो दैट मीन्स हम ये कह रहे हैं 6 पर कोलिजन आया है, तो आप 7 पर जाके चेक करो। मान लीजिए कि 7 पर भी की है, दैट मीन्स कैन आई से दिस इज कोलिजन नंबर 2, दिस इज कोलिजन नंबर 2 फॉर K1। क्या मैं कह सकता हूं कि K1 के लिए ये कोलिजन नंबर 2 है? क्या मैं कह सकता हूं कि K1 के लिए ये कोलिजन नंबर 2 है? बोलो बेटा। मुझे बहुत लोगों के कमेंट नहीं आ रहे हैं भैया, क्या बात है, आजकल रिकॉर्डिंग देख रहे हैं क्या? बताओ भैया, रिकॉर्डिंग देख रहे हैं क्या? ठीक है सर। तो अब जो हमारा फंक्शन है एच ऑफ, क्या मैं कह सकता हूं आई की वैल्यू क्या हो गई 2, बोलो बेटा, आई है ना। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, एच ऑफ K1 प्लस 2, तो 6 प्लस 2 8 आ जाएगा। अब मान लीजिए कि 8 पर भी की है, मान लीजिए कि 8 पर भी की है, सो कैन आई से दिस इज कोलिजन नंबर 3, कैन आई से दिस इज कोलिजन नंबर 3? हाँ सर। तो आप एच ऑफ K1 कॉमा 3 निकालेंगे, जिसकी वैल्यू आएगी एच ऑफ K1 प्लस 3, तो 6 प्लस 3 9 आएगा। अब मान लीजिए 9 वाली लोकेशन पर भी एलिमेंट है, दैट मीन्स फिर से कोलिजन नंबर 4 हो गया। प्लीज बेटा आराम से समझिएगा जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, कोलिजन नंबर 4 हो गया। अब जब कोलिजन नंबर 4 हो गया तो आप क्या करने की कोशिश करेंगे, आप कहेंगे एच ऑफ K1 कॉमा 4, लेकिन जब आप एच ऑफ K1 कॉमा 4 निकालेंगे बेटा तो ये 10 आएगा। क्या 10 प्रेजेंट है इस पूरे में? नहीं सर। और एक्चुअली में सर्चिंग कैसी होनी चाहिए, जब आप इन लोकेशंस को सर्च कर चुके तो आपको 9 के बाद कहां आना चाहिए, 0 पर ना, इसीलिए मॉड लगाया गया है, क्योंकि 10 जैसी चीज तो एग्जिस्ट ही नहीं करती ना भाई, हाँ या ना। इज दैट ओके? अरे बोलो यार, हाँ या ना, पहले बताओ सबको क्लियर है भाई? क्योंकि एक बात बताओ, आप कब ये कहोगे, मान लो टेबल में 10 साइज की टेबल है, कोलिजन होता है, तो आप कब कहोगे कि सारी टेबल भरी हुई है? जब तक आप M-1 कंपैरिजन नहीं कर लेते, क्योंकि एक पर तो कोलिजन से आप स्टार्ट हुए हैं, हाँ या ना। तो जब तक आप ये सारी टेबल को चेक नहीं कर लोगे, आप ये थोड़ी ना कह सकते हो कि टेबल भरा हुआ है, हाँ या ना। इज इट ओके टू एवरीवन? इज इट ओके टू एवरीवन? बोलो बेटा, फटाफट से बोलो, कितने लोगों को ओके है, कितने लोगों को ओके है? सबको ओके है? चलिए आराम से देखते हैं। ये हमारे पास कीज हैं और लीनियर प्रोबिंग हम यूज कर रहे हैं, हमारे पास ये सारी कीज हैं
और लीनियर प्रोबिंग हम यूज कर रहे हैं। आराम से एक क्वेश्चन करते हैं ताकि लीनियर प्रोबिंग फिर से हमें परेशान ना करे। तो अगर लीनियर प्रोबिंग है और m की वैल्यू 12 है और हम सिंपल सा हैश फंक्शन यूज कर रहे हैं, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लिख लीजिए आराम से। और हैश फंक्शन हम क्या यूज कर रहे हैं, एच ऑफ के इज इक्वल टू के मॉड एम। सही है भैया, सबको सबको कहानी समझ में आई? सबको कहानी समझ में आई? एक मिनट जरा मैं दवाई खा लूं फिर आगे बढ़ते हैं। इनिशियली सारे फ्री स्लॉट हैं। जल्दी से बताइए क्या आएगा। क्या 7 फ्री स्लॉट है? हाँ सर, 31 यहां जाके स्टोर हो गया। टू फ्री स्लॉट है। अब देखो 7 आया, 7 ही आएगा ना। दैट मीन्स क्या हुआ, आया ना आदर्श? हाँ आदर्श, हाँ। अब कुलीजन, क्योंकि ये कुलीजन नंबर 1 है तो आई की वैल्यू क्या हो गई, 1। तो जब आप एच के कॉमा आई इज इक्वल टू एच के प्लस आई मॉड एम, अब ये लगेगा ना फंक्शन तो। हाँ सर, तो आप एच ऑफ 43 कॉमा 1 निकालेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, एच ऑफ 43 प्लस 1 मॉड 12। सही है सर। तो एच ऑफ 43 की वैल्यू क्या आई थी, 7, तो 7 प्लस 1 मॉड 12। सर फालतू की कैलकुलेशन है, 7 अगर पिछला आया था तो ये 8 आएगा, कन्फर्म है, आया ना। तो दैट मीन्स हमने 8 प्रोवाइड करा दिया किसको, 43 को। बोलो भैया 43 कहां पर आ गया, 8। सबको क्लियर है? हाँ सर। अब नेक्स्ट जो हमारी की है वो है 27। तो आप एच ऑफ 27 निकालेंगे जो कि आएगा 27 मॉड 12 विच इज 3। 3 एक फ्री स्लॉट है, 3 एक फ्री स्लॉट है तो 27 यहां पर आ जाएगा। बिल्कुल सही है। उसके बाद आपके पास आता है 34। 27 के पास आपके पास आता है 34। तो एच ऑफ 34 की जब आप वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा 34 मॉड 12 विच इज 10। और 10 क्योंकि फ्री स्लॉट है तो 34 को ये वाला स्लॉट अवेलेबल करा दिया जाएगा। ये सबको क्लियर है? अरे बोलो क्लियर है? अब नेक्स्ट हमारे पास आया 46। तो एच ऑफ 46 आएगा 46 मॉड 12, जल्दी से बताओ, जो कि 10 आएगा। अब देखो 10 पर कोलिजन है भैया, 10 पर तो कोलिजन हो गया ना, 10 पर तो कोलिजन हो गया क्योंकि 34 बैठा हुआ है। अब क्योंकि ये कोलिजन नंबर 1 है तो आप क्या निकालेंगे, एच ऑफ 46 कॉमा 1, हमारा कोलिजन रिजोल्यूशन फंक्शन विच इज एच ऑफ 46 प्लस 1 मॉड 12। बताओ बेटा कितनी वैल्यू आएगी? सर ये 10 था, 10 प्लस 1 11, इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि 46 को 11 वाली लोकेशन दी जाएगी। सही है सर। अब नेक्स्ट हमारे पास कौन आता है, 14। तो एच ऑफ 14 की वैल्यू क्या आएगी, 14 मॉड 12।
विच इज 2, लेकिन 2 पर तो पहले से एलिमेंट है, यानी कि कोलिजन। सही है, हाँ सर कोलिजन है। अब क्योंकि कोलिजन है तो आप क्या करेंगे, एच ऑफ 14 कॉमा 1 निकालेंगे, जिसकी वैल्यू आएगी एच ऑफ 14 प्लस 1 मॉड 12 विच इज 2 प्लस 1 मॉड 12 विच इज 3। अगर आप गौर करें तो 3 पर भी एलिमेंट है, दैट मीन सेकेंड कोलिजन हो गया। बोलो भैया। हाँ सर, यानी कि आप एच ऑफ 14 कॉमा 2 निकालेंगे, जिसकी वैल्यू आएगी एच ऑफ 14 प्लस 2 मॉड 12, जिसकी वैल्यू 4 आएगी। और 4 क्योंकि एम्प्टी स्पेस है, फ्री स्लॉट है, इसलिए 14 यहां पर दे दिया जाएगा। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? अब नेक्स्ट की जो आएगी वो आएगी 58, तो एच ऑफ 58 की वैल्यू आएगी 58 मॉड 12, जो कि आएगा 10, और 10 पर हो गया कोलिजन। बोलो बेटा, 10 पर क्या हो गया सर, कोलिजन हो गया। अब अगर 10 पर कोलिजन हो गया है, आपको हालांकि अच्छे से पता है, तो ये क्या आएगा, एच ऑफ 58 कॉमा 1 की वैल्यू आएगी एच ऑफ 58 प्लस 1 मॉड 12, जिसकी वैल्यू 11 आएगी, और 11 पर फिर से कोलिजन है, हाँ या ना? ठीक है, दैट इज वाई आप क्या करेंगे सर, हम एच ऑफ 58 कॉमा 2 की वैल्यू निकालेंगे, जो कि आएगी एच ऑफ 58 प्लस 2 मॉड 12, जो कि आएगी 12 मॉड 12, यानी कि 0। क्या 0 एक फ्री स्लॉट है? हाँ सर, दैट इज वाई 58 इस वाली लोकेशन पर चला जाएगा। अब लास्ट जो आया वो आया 13, तो आप एच ऑफ 13 जब निकालेंगे तो ये आएगा 13 मॉड 12 विच इज 1, और क्योंकि 1 एक फ्री स्लॉट है तो 13 इस वाली लोकेशन पर आ गया। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अभी कह सकता है, बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी। बोलो यार, बाद में कोई भी सुनवाई नहीं होगी। 2 मिनट का टाइम ले लीजिए, एक बार देख लीजिए, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। बहुत ही इजी टॉपिक है, मात्र 2 लेक्चर मुझे लगेंगे, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। कल सवेरे या कल शाम आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है बेटा? सबको क्लियर है? ठीक। अब देखो, मेरी तो मजबूरी थी कि भाई, मेरी तो मजबूरी थी कि मेरे को आपको इस टॉपिक को एक्सप्लेन करना था, पर क्या सर हमें इतने सब नाटक की जरूरत है? नहीं भैया, कुछ जरूरत है ही नहीं, कुछ भी जरूरत नहीं है। अगर मेरे पास ये वाली कीज हैं, आराम से देखिएगा, बहुत अच्छे से देखिएगा, तो सर हमने कहा 31, तो एच ऑफ 31, एच ऑफ 31 देखो, आराम से देखो, 31 मॉड 24, अरे 31 मॉड 12, हम जानते हैं 7 आया, अभी तो सारे स्लॉट खाली हैं, तो हमने कहा इसको स्लॉट नंबर 7 मिल गया। जब आपने 26 मॉड 12 किया तो 2 मिल गया। जब आपने यहां पर किया तो 7 आया, लेकिन 7 पर कोलिजन है। लीनियर प्रूविंग का मतलब क्या है, आप 8 पर जाएंगे, दैट मीन्स 48 को क्या मिल गया, 8। 27 जब आया तो आपको 3 मिल जाएगा। 34 जब आया तो आपको 10 मिल जाएगा। जब 46 आया तो आपको 10 मिलेगा, लेकिन 10 पर तो पहले से है, तो 10 के बाद आप कहां जाएंगे, अगली लोकेशन पर, यानी कि आपको 11 मिल गया। सही है सर। अब जब 14 आया तो 2 मिलेगा,
लेकिन 2 पर तो कोलिजन है तो 3 मिलेगा, 3 पर भी कोलिजन है यानी कि 4 वाला स्लॉट मिलेगा। जब 58 आया तो 10 मिलेगा, 10 पर तो कोलिजन है तो 11 पर जाएगा, 11 पर भी कोलिजन होगा इसलिए 0 पर जाएगा, तो 58 को 0 वाला स्लॉट मिला। जब 13 आया तो 1 वाला स्लॉट मिला। कुछ भी जरूरत लगी 10 सेकंड बाद में हुए, उससे पहले तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, ठीक है भैया। सभी लोगों को लीनियर प्रोबिंग अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। सभी लोगों को लीनियर प्रोबिंग अच्छे से समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, सॉरी, अब मैं ये सब हटा दे रहा हूं, आराम से देखिएगा। देयर इज अ प्रॉब्लम इन्वॉल्व्ड इन लीनियर प्रोबिंग दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी क्लस्टरिंग प्रॉब्लम। किताबी ज्ञान मत समझिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। व्हाट इज प्राइमरी क्लस्टरिंग प्रॉब्लम? आराम से समझिएगा। आप किसी डेस्टिनेशन वेडिंग में गए हैं, आप किसी डेस्टिनेशन वेडिंग में गए हैं, वहां होटल 500 कमरे का होटल है, 500 कमरे का होटल है। आराम से समझिएगा, प्लीज आराम से समझिएगा। ठीक है, ठीक है। गेस्ट आते जा रहे हैं और होटल वाला क्या करता है, बस जो भी पहला खाली होता है सर्च करता हुआ चलता है, जो भी पहला कमरा खाली मिलता है उसमें ही भर देता है। तो अब होगा क्या, एक टाइम के बाद, प्लीज आराम से समझिएगा, लीनियर प्रोबिंग समझे आप। अगर एक लोकेशन खाली नहीं है हम अगली पर जाते हैं, वो खाली नहीं है तो अगली पर जाते हैं, क्योंकि हम लीनियरली 1 बाई 1 प्रोब कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। तो होगा क्या, होगा क्या, कीज एक के बाद एक इकट्ठी होती हुई जाएंगी। मैं जो कहना चाह रहा हूं यहां समझिएगा। अ ग्रुप ऑफ कीज, अ ग्रुप ऑफ कीज फॉर्म अ क्लस्टर। क्लस्टर समझते हैं, ढेर। कुछ कीज मिलके एक ढेर बना लेंगी, एक जगह इकट्ठी हो जाएंगी। समझिएगा। अब मैं एक डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूं, सॉरी। मान लीजिए एक जगह ढेर इकट्ठा हो गया, यहां बहुत सारी कीज हैं, है ना। अब एक नई की आती है, अब एक नई की आती है, और मान लीजिए नई की को फ्री स्लॉट यहां पर अवेलेबल हैं, तो उस नई की को ये सारे क्लस्टर को ट्रैवल करके जाना पड़ेगा ना। और जितना बड़ा ये क्लस्टर होगा उतने ही ज्यादा कंपैरिजन लगेंगे। कितने लोग समझ पा रहे हैं भैया? सिंपल सा ज्ञान है। अगर आप किताबें ज्यादा घूटते हैं तो आपको समझ में आने वाला नहीं है, और थोड़ा बहुत भी मेंटोस वाला दिमाग बचा है आपके अंदर तो सही है। अरे मोहम्मद आकिब मेमोरी तो वैकेंट रहेगा ही भाई। मोहम्मद आकिब जी कह रहे हैं, मोहम्मद आकिब जी कह रहे हैं कि बेटा दुनिया में कोई ऐसा होटल है जिसके सारे के सारे कमरे हमेशा भरे रहें? मोहम्मद आकिब, क्या दुनिया का कोई ऐसा होटल है जिसमें सारे, या सारे होटलों में ऐसा होता है कि सारे कमरे हमेशा के लिए भरे हुए हैं? अरे यार आपने होटल बनाया है, कमरे तो हमेशा, अरे हो सकता है कभी सारे खाली हैं। कैसी बातें कर रहे हो आके भैया, कैसी बातें कर रहे हो? हंसी के मारे मर जाएंगे हम। ठीक है, अब देखिएगा, प्राइमरी क्लस्टरिंग प्रॉब्लम सबको समझ में आ गई। अ ग्रुप ऑफ कीज फॉर्म्स अ क्लस्टर एंड इट मे हैपन दैट अ न्यू की सर्च फॉर अ फ्री स्लॉट, और जितना बड़ा क्लस्टर होगा उसे वो ट्रैवल करके जाना पड़ेगा। अब अगर आप गौर करें, अगर आप गौर करें, यहां सबसे बड़ा जो क्लस्टर है वो 7 साइज का है। देखिए क्लस्टर यहां से स्टार्ट हुआ है बेटा, 10, 11 और यहां तक गया है। जो यहां पर सबसे बड़ा क्लस्टर है वो 10, 11 कितने लेंथ का है, 1 2 3 4 5 6 7। प्लीज समझिएगा। मान लीजिए, मान लीजिए एक न्यू की आती है और वो यहां पर कोलाइड होती है। एक नई की अगर यहां पर आती है तो वो कहां जाएगी पता है? फिर यहां पर जाएगी, यहां पर भी कोलिजन, 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 यहां पर भी कोलिजन। क्लस्टर की हर की से कोलिजन होगा और उसके बाद यहां आके बैठेगी। पहली प्रॉब्लम समझ में आई?
ठीक है। अच्छा, एक और जबरदस्त बात है, एक और डेडलॉक वाली बात है। जितना बड़ा क्लस्टर, उसके और बड़े होने के चांसेस उतना ही ज्यादा। जैसे अमीर और अमीर होता जाता है, जैसे दुनिया में अमीर आदमी और अमीर होता जाता है, गरीब और गरीब होता जाता है, उसी तरह से यहां पर है। जितना बड़ा क्लस्टर होगा ना, चांसेस के वो और बड़ा हो जाए, वो और बड़ा हो जाएगा। क्या आपको प्रोबेबिलिटी आती है सभी लोगों को? मुझे बताइए, what is the probability what is the probability that new key will get this slot? जल्दी से बताइएगा, क्या प्रोबेबिलिटी है कि नई की को ये वाला स्लॉट मिलेगा? आप में से कितने लोग बता पाएंगे मुझे? What is the probability that a new key will get this particular slot? शुभजीत, 1/3। कौन सा कह रहा है 1/3? शर्म कर लो, जो 1/3 कह रहे हैं ना, प्रोबेबिलिटी भी नहीं आती है। बहुत बढ़िया एस जी, 8/12। देखो इधर सर, एक पहला पहला क्या है, या तो कि इसी स्लॉट पे आ जाए 5 पर, तब डायरेक्टली 5 पर आएगी। अगर की 10 पर भी आती है तो वो सर्च करते करते कहां पहुंचेगी, यहां पर। 11 पर आएगी तब भी यहां पर, 0 पर आएगी तब भी यहां पर आएगी, 1 पर आएगी तब भी यहां पर आएगी, 2, 3, 4। कितने हो गए? 4 और 4। फेवरेबल केस कितने हो गए? फेवरेबल केस कितने हैं? 8। और टोटल केस कितने हैं? 12। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आई? अरे बोलो, 8/12। क्या प्रोबेबिलिटी आई? 8/12। कितने लोगों को समझ में आया? अच्छा है तुम मुझसे मैथ नहीं पढ़ रहे, वरना कसम से पागल हो जाते। तुम नहीं, मैं पागल हो जाता। भैया सबको क्लियर है? ठीक है सर, आराम से सोच के बताइएगा, इस स्लॉट की प्रोबेबिलिटी क्या है? इस स्लॉट की प्रोबेबिलिटी क्या है? अरे 1/12। और इस स्लॉट की प्रोबेबिलिटी क्या है? यहां पर आएगा तब भी यहां 1, 2, 3, 3/12। यानी कि सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी कौन से स्लॉट की है? इस स्लॉट की। यानी कि क्लस्टर का साइज बढ़ने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। हाँ या ना? हाँ या ना? द प्रॉब्लम इज क्लियर? The problem is clear to everyone. What is primary clustering problem? The problem is clear. What is primary clustering problem? भैया कोई डाउट मत रखना, या ऐसा मत सोचना सर रावण टाइप आदमी हैं, डांटते बहुत हैं, अगर पूछ लेंगे तो हाई क्या होगा। हम पढ़ रहे हैं कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक। इसमें पहली टेक्निक होती है ओपन एड्रेसिंग, और एक होती है सेपरेट चेनिंग। ठीक है, मैंने कुछ और तो नहीं लिखा दिया? सेपरेट चेनिंग ही लिखा है ना, सही है। हम क्या पढ़ रहे हैं? कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक। ओपन एड्रेसिंग के अंदर क्या क्या आती हैं? तो सबसे पहले आती है लीनियर प्रोबिंग। और इसकी प्रॉब्लम क्या है? इसकी प्रॉब्लम क्या है? प्राइमरी क्लस्टरिंग प्रॉब्लम। इसकी प्रॉब्लम है ये प्राइमरी क्लस्टरिंग। क्योंकि इसकी ये प्रॉब्लम है, इसीलिए हम नेक्स्ट टेक्निक क्या देखेंगे? क्वाड्रेटिक प्रोबिंग। क्या क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में ये वाली प्रॉब्लम होती होगी? नहीं सर, लेकिन इसकी अपनी एक प्रॉब्लम है जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी क्लस्टरिंग। ठीक है सर, इसीलिए हम तीसरी टेक्निक पढ़ेंगे, डबल हैशिंग। तो सर क्या डबल हैशिंग वाले में प्राइमरी क्लस्टरिंग या सेकेंडरी क्लस्टरिंग होता होगा? नहीं नहीं नहीं,
लेकिन इसकी भी कुछ प्रॉब्लम है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है। देन हम आएंगे सेपरेट चेनिंग पर। ठीक है, पूरे चैप्टर का ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है। उम्मीद करता हूं कॉन्सेप्ट वाइज थोड़ी सी चीजें समझ में आ रही होंगी। बोलो भैया, एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? बिलीव मी, मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बट मैं चाहता नहीं था कि आपका बैच बीच में छोड़ूं। मेरी हेल्थ अलाउ नहीं कर रही थी कि मैं कंप्लीट करूं आपका बैच, इसलिए मैंने थोड़ी। और मैं शुक्रगुजार हूं आप लोगों का कि आपने पूरा सपोर्ट मेरे को दिया, मुझे पूरा टाइम दिया आप लोगों ने, और हमेशा सपोर्ट किया कि नहीं सर एवरीथिंग इज़ ओके, आज आप रेस्ट कर लीजिए एंड ऑल दैट। बस कल की क्लास और है, और इसीलिए मैं खुश हूं अंदर से कि मैंने बीच में क्विट नहीं किया आपका बैच। बस एक वीकडे बैच और चल रहा है, उसको कंप्लीट करके मैं कुछ दिन का रेस्ट लूंगा, जितना मिल पाएगा, क्योंकि अभी बहुत सारे बैचेस पेंडिंग हैं। मोहम्मद इब्राहिम, मैं आपके लिए रिवीजन रिवीजन में मैं आऊँगा, पीवाईक्यूज कराऊंगा। अभी तो बहुत कुछ है, तो ऐसा मत सोचिएगा कि मैं नहीं आऊँगा, मैं आऊँगा, ज़रूर आऊँगा, और अच्छे से पढ़ेंगे। तबीयत थोड़ी सी ख़राब रही, इसलिए थोड़ा सा एक दो दिन का डिले हो गया, अदरवाइज लास्ट वीक आपका सब्जेक्ट ख़त्म हो जाता। थैंक यू कुश। थैंक यू एवरीवन। मैं बहुत खुश हूँ कि इतना अच्छा बैच मिला, इतने अच्छे स्टूडेंट्स मिले जो सपोर्ट करते हैं। थैंक यू संपत। पर सब कुछ आपके प्लानर में आ रहा होगा, सब कुछ आपके प्लानर में आ रहा होगा, तो उसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिए। प्लानर देखिए, जब भी न्यू सब्जेक्ट आ रहा होगा वो आपके प्लानर में होगा, तो उसके लिए आप लोगों को परेशान नहीं होना है। ठीक है, उसके लिए आप लोगों को बिल्कुल परेशान नहीं होना है। कल हैशिंग की लास्ट क्लास होगी और डेटा स्ट्रक्चर की भी लास्ट क्लास होगी कल, फ्रॉम 5 to 7। डेटा स्ट्रक्चर के पीवाईक्यूज भी इसमें हम करेंगे, और ये सारी क्लस्टरिंग टेक्निक भी देखेंगे, बहुत ज़रा ज़रा सी टेक्निक है। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच। अभी तो लास्ट लेक्चर है, बट फिर भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आप सारे लोगों का कि तबीयत ख़राब के चलते आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, और इसी सपोर्ट की वजह से मैं भी हिम्मत कर पाया। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं कल। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। कल लास्ट क्लास है, डोंट मिस लास्ट क्लास।